हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। स्कूल अनलॉक 1 की खबर पर अभी हम बात करेंगे और विस्तृत चर्चा भी इस पर करेंगे। कहां पर स्कूल किस तरह से खुले हैं, किन गाइडलाइंस के तहत खुले हैं। चूंकि सरकार के आदेश के मुताबिक 9वीं से 12वीं कक्षा तक के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो स्कूल जा सकते हैं, लेकिन नियमित कक्षाएं शुरू नहीं हुई हैं। अगर आप टीवी स्क्रीन के उस पार हरियाणा न्यूज को देख रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। नियमित कक्षाएं शुरू नहीं हुई हैं कि आपको पहले पीरियड में ये पढ़ाएंगे, दूसरे पीरियड में वो पढ़ाएंगे। पहले तो वही बच्चे स्कूल जा सकते हैं जो अपने पेरेंट्स यानी अपने अभिभावकों की अनुमति ले, लिखित में अनुमति लेकर जाना होगा। और सिर्फ अपने क्वेरीज यानी कोई सवाल अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है तो वो पूछने के लिए वो स्कूल जा सकते हैं। और इसके लिए भी अलग अलग स्लॉट में स्कूल बुलाए जाएंगे ये बच्चे। सबसे पहले तो जरूरी ये है कि जो टीचर्स उन्हें समझाने या पढ़ाने आएंगे, स्कूल के सारे शिक्षकों को एक साथ नहीं बुलाया जा रहा। जिनको बुलाया जाएगा उन्हें पहले से खबर की जाएगी और उन्हीं को बुलाया जाएगा जिनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई हो। इसके अलावा स्कूल के जो दूसरे स्टाफ होते हैं वो भी पूरी संख्या में नहीं, आधी संख्या में वहां पर पहुंचेंगे। दरवाजे पे ही जो एंट्री गेट है वहीं पर ही बच्चों की और टीचर्स की स्क्रीनिंग की पूरी व्यवस्था है, सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था है। जैसे कि मैंने बताया कि टीचर्स बिना कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाए अंदर नहीं जा सकते, बच्चे भी बिना अभिभावकों की परमिशन लेटर दिखाए बिना अंदर नहीं जा सकते। अलग अलग स्लॉट में बुलाया जाएगा। अगर कोई क्वेरी है 9वीं से 12वीं कक्षा तक के किसी भी बच्चे की तो वो अपने पेरेंट्स से परमिशन लेकर स्कूल आ सकते हैं। 6 फीट की दूरी एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में होना जरूरी है। तो बहुत सारी चीजें जो है इस स्कूल अनलॉक 1 में सुविधा के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन जो कंटेनमेंट जोन है वहां के स्कूल ये इस तरह से भी नहीं खुले हैं कि आप क्वेरीज पूछने के लिए वहां पे जा सकते हैं। अभी वहां ताले लगे रहेंगे। सोनीपत से लाजपत हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं सोनीपत का हाल बताने के लिए। स्कूल खुल गए, आप किसी स्कूल में पहुंचे, वहां पर कितनी संख्या में बच्चे आए हैं? बच्चों की सुरक्षा के लिए, कोरोना से सुरक्षा के लिए, टीचर्स की सुरक्षा के लिए, अभिभावक भी जा सकते हैं स्कूल तो उनकी भी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो खंड शिक्षा अधिकारी के पास रहे हम और जानने का प्रयास करेंगे इसी की किस तरह की गाइडलाइंस है और प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों के लिए क्या कुछ गाइडलाइंस आई है। यहाँ पर जो खंड शिक्षा अधिकारी है वो हमारे साथ। लाजपत थोड़ा सा माइक ऊपर कीजिए, आपकी आवाज पहुंच नहीं रही है। और माइक थोड़ा ऊपर कीजिए। जी बिल्कुल, खंड शिक्षा अधिकारी के पास है वो गाइडलाइंस बताएंगे कि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों में किस तरह शिक्षा दी जाएगी और बच्चों का क्या विशेष ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि बात करें तो जिला सोनीपत में काफी बड़ी चुनौती है शिक्षा विभाग के सामने। क्योंकि यहाँ पर बात करें तो जो फैक्ट्री एरिया है वहाँ पर माइनर बच्चे हैं जिनको कोरोना भी हो सकता है, उनको लेकर क्या कुछ तैयारी है? जी आपका पूरा परिचय। हाँ, सामने देखिए। मैं गीता छाबड़ा, खंड शिक्षा अधिकारी। क्या कुछ गाइडलाइंस है बच्चों को लिए स्कूल के लिए? बच्चों के लिए एक तो पेरेंट्स से जो है सहमति पत्र दिया गया है कि वे बच्चों को विद्यालय में भेजने के लिए एग्री हैं। और 9th to 12th के बच्चों के लिए आज 21 तारीख से विद्यालय पुनः खोले गए हैं। जो बच्चे हमारे 6 महीने से अपने घरों में थे, आज वे विद्यालय में आ सकते हैं। और परंतु पहले उनको एंट्री पर जो है उनका टेम्परेचर दिया जाएगा और सैनिटाइजेशन की उनकी व्यवस्था की गई है। विद्यालय में मास्क इत्यादि की व्यवस्था की गई है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त एक कक्ष में 15 से लेकर 20 से 10, 15, 20 से कम विद्यार्थी जो है उपस्थित है। तो क्या कुछ उनके टेस्टिंग होगी? क्योंकि काफी बड़ी आपके पास चुनौती है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है, माइनर बच्चे हैं जो गरीब रेखा से हैं, उनका कैसे ध्यान रखा जाएगा? अभी तक जो है स्टाफ के सभी सदस्यों की टेस्टिंग के आदेश दिए गए हैं जो कि हमारे राई खंड में चल रहे हैं। कुछ टेस्ट कल कर लिए गए हैं, बाकी के आज पूरे लिए जाएंगे। अपने स्वास्थ्य विभाग के द्वारा टीमें लगी हुई हैं। तो प्राइवेट स्कूल अब अपनी मनमानी करेंगे, आपकी तरफ से क्या कुछ कर रही है? कोई भी विद्यालय चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, अगर वो कोई भी मनमानी करता है, इन दिए गए सरकारी आदेशों की पालना नहीं करता है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करी जाएगी और डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को तत्काल सूचित किया जाएगा। ये खंड शिक्षा अधिकारी हैं हमारे साथ और वो लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो पूरी सोशल डिस्टेंसिंग की या मास्क की या सैनिटाइज का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अगर कोई सरकारी स्कूल या चाहे प्राइवेट कोई अगर इनका पालना नहीं करता तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में कहीं ना कहीं अनामिका देखिए यहाँ पर जो काफी बड़ा क्षेत्र है और शिक्षा विभाग के सामने काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि
6 महीने के बाद जो स्कूल खुलने शुरू हुए हैं, बच्चों की भी टेस्टिंग होगी, क्योंकि बच्चा अगर इसमें कोई कोरोना का मिलता है तो उस पर क्या कुछ ध्यान रखा जाएगा, खंड शिक्षा अधिकारी बताएंगे। बहुत शुक्रिया, अपडेट्स के लिए लौटूंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद लाजपत इस तमाम जानकारी के लिए। बातचीत जारी रखिए। स्कूल का भी अगर आप विजुअल हमें भेज सके कि किस तरह से वहां पर बच्चों को एंट्री मिल रही है, पढ़ाने के लिए, सैनिटाइजेशन के लिए क्या व्यवस्था है, तो मैं जरूर आपके पास लौटूंगी अपडेट के लिए। बहरहाल सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के बीच आज से प्रदेश के 9वीं और 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खुल चुके हैं। सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूल खुल चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पूरे एहतियात के साथ ये स्कूल खोले गए। रिपोर्ट देखें। कोरोना के कहर के बीच अनलॉक के माध्यम से प्रदेश को एक बार फिर पटरी पर लाने की कवायद चल रही है। धीरे धीरे सभी सुविधाएं बहाल की जा रही हैं। इस बीच कोरोना के कारण करीब 5.5 महीने से बंद चल रहे सरकारी और निजी स्कूल भी आज से खोल दिए गए हैं। हालांकि अभी नियमित कक्षाएं तो शुरू नहीं होंगी, लेकिन 9वीं से 12वीं तक के छात्र शिक्षकों से किसी भी विषय को समझने और पढ़ाई संबंधी दूसरी समस्याओं के समाधान के लिए स्कूल जा सकते हैं। हालांकि परिवार से लिखित अनुमति के बाद ही उन्हें अलग अलग स्लॉट में स्कूल में प्रवेश करने दिया जाएगा। कोरोना काल में स्कूलों को दोबारा खोलने के लिए खास गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिनका पालन स्कूलों के टीचर्स और स्टाफ के साथ ही छात्रों को भी करना होगा। स्कूल की अनलॉक गाइडलाइन। 9वीं से 12वीं के छात्रों को स्कूल जाने की अनुमति। स्कूल जाने के लिए अभिभावकों से लेनी होगी अनुमति। छात्रों को अलग अलग स्लॉट में मिलेगी स्कूल में एंट्री। 50% टीचर्स और स्टाफ भी जा सकेंगे स्कूल। टीचर्स का कोविड टेस्ट नेगेटिव होने के बाद ही एंट्री। स्कूल में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होना अनिवार्य। एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग गेट। गेट पर ही छात्रों और टीचर्स की थर्मल स्क्रीनिंग। छात्रों के बीच 6 फीट की दूरी रखना अनिवार्य। टीचर्स के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी। कंटेनमेंट जोन के स्कूलों में नहीं जा सकेंगे छात्र। करीब 5.5 महीने के बाद स्कूल खुले तो हरियाणा न्यूज की टीम झज्जर के एक स्कूल पहुंची और वहां हमारे संवाददाता ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान स्कूल में छात्र सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्कूल पहुंचे। वहीं छात्रों का तापमान भी चेक किया गया। हरियाणा सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 5.5 महीने के बाद स्कूल खुले हैं। बच्चे वापस स्कूल की रौनक बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं कि सभी बच्चों को मास्क ज़रूरी है। यहाँ पर सैनिटाइज़र और उनका कहीं ना कहीं जो तापमान है वो चेक कर ही स्कूल में एंट्री दी जा रही है। सभी बच्चों का मास्क अनिवार्य है और सोशल डिस्टेंसिंग जो कि हरियाणा सरकार ने जो गाइडलाइन दी थी उसी के अनुसार यहाँ बच्चे स्कूल में एंट्री होगी। मैं अपने कैमरामैन को दिखाऊंगा कि स्कूल के अंदर तभी एंट्री हो रही है जब तक उनका टेम्परेचर नहीं चेक किया जा रहा या फिर उनको सैनिटाइज किया जा रहा है और मास्क लगाकर। मैं एक बार उनसे बात कराने की कोशिश करता हूँ आपको कुछ साथी से। क्या नाम है बेटा आपका? कपिल। तो कितने महीने बाद आप लोग स्कूल पहुँचे हैं बेटा? 7 महीने बाद है। 7 महीने बाद। और कैसा लग रहा है स्कूल में पहुँच के? अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप आ गए। कुछ और बच्चे हैं। क्या नाम है बेटा? आर्यन। 5 से 6 महीने बाद स्कूल में लौटे हैं। हाँ। और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या स्कूल से पढ़ाई जो पढ़ाई करा रहा था ऑनलाइन वो ठीक थी? ठीक है। मैं कुछ टीचर्स से हमारी बात कराता हूँ। नाम क्या है? प्रीति शर्मा। ये आप लोग टेम्परेचर करके कितना टेम्परेचर होना चाहिए, अगर किसी का टेम्परेचर हाई होता है तो उसके लिए स्कूल के द्वारा क्या गाइडलाइन दी गई? अगर किसी बच्चे का टेम्परेचर हाई होता है हम उसको थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं, या जब उसको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वापस हम उनको घर भेज देते हैं। वैसे अभी तक कोई ऐसा बच्चा आया नहीं है। वैसे हम स्कूल की तरफ से पूरी सेफ्टी कर रहे हैं ताकि ये बच्चों की सेफ्टी के लिए ही किया जा रहा है, ताकि कल को बच्चों को कुछ नुकसान ना हो। सेफ्टी का ध्यान रखते हुए। जी, स्कूल के चेयरमैन हमारे साथ हैं धर्मेंद्र जी, उनसे मैं बात कराता हूँ। जनाब, थैंक यू सर। राहत महसूस कहीं ना कहीं कई महीनों के बाद
स्कूल में रौनक लौटी है? सर क्या क्या गाइडलाइन दी गई है सरकार के द्वारा और उसको कितनी तरह से एहतियात बरता जा रहा है? सर सेंट्रल गवर्नमेंट और हरियाणा सरकार के द्वारा जो भी हमें जितनी भी बच्चों के केयर के रिलेटेड जितनी भी हमें प्रिकॉशन के तौर पे बताई गई है वो सभी जो उनको हम पालन कर रहे हैं। जैसे मास्क है, सभी बच्चे मास्क लगा के आते हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और एक रूम में 20 से ज़्यादा बच्चे ना आ सकें। और जैसे कि हरियाणा गवर्नमेंट ने और सीबीएसई ने हमें गाइडलाइन दी है कि बच्चे जो है अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डाउट हैं, उनको दूर करने के लिए स्कूल में आ सकते हैं। तो आज से स्कूल ओपन हुआ है। बच्चों के अंदर भी काफ़ी जो है इसके अंदर बहुत ही बच्चे खुश हैं। फतेहाबाद में भी बच्चे स्कूल जाते नजर आए। इस दौरान कई छात्रों ने आरोप लगाया कि स्कूल की ओर से हिदायत दी गई है कि वो पूरी फीस लेकर ही स्कूल आए। वहीं कुछ छात्रों का ये भी कहना है कि वो काफी दूर से आते हैं, इसलिए स्कूल को उनके लिए बस मुहैया करानी चाहिए। प्रदेश के अंदर विभिन्न स्थानों पर स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन जो सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई हैं, एसओपी जारी की गई है, वो कितनी फुलफिल हो रही है, कितनी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, ये जो है सरकार अपने लेवल पे देखेगी। यहाँ पर जो है बच्चों को यहाँ स्कूल प्रेमिसेस में आने से पहले उनका कंप्लीट टेस्ट किया जा रहा है। पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन, साथ ही पूरे स्कूल को सैनिटाइज भी किया गया है। यहाँ सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा कि बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ कंसेंट दे चुके हैं कि उनके बच्चे स्कूल में कंसल्टेशन के लिए आना चाहते हैं, लेकिन अभी ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जिन्हें ओपन नहीं किया गया है। और हालांकि वो जो इसको देखना चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर किस प्रकार से जो है ये माहौल रहने वाला है, कोविड का कितना खतरा बरकरार रहने वाला है या कोविड और धीमा पड़ेगा। लेकिन आज की वस्तुस्थिति ये है कि बच्चे स्कूल आए हैं, अपनी कंसल्टेशन यहाँ टीचर से ले रहे हैं। हरियाणा न्यूज के लिए फतेहाबाद से अजय मेहता। 6 महीने थे लाइव इस वक्त हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं। अजय, किस तरह की स्थिति जो है वो बच्चों के सामने पेश आ रही है? हमने देखा कि कई जगहों पर तो ये कहा गया है कि आप स्कूल आइए 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को, लेकिन पूरी फीस लेकर ही आइए। कई जगहों पर बच्चे आवागमन के लिए परेशान हैं कि स्कूल दूर है, बस नहीं आ रही तो कैसे जाएं। थोड़ा और विस्तार में मैं रिपोर्ट जानना चाहती हूँ आपसे। फतेहाबाद के अंदर जिस तरह से जी अनामिका, बिल्कुल बताना चाहूंगा फतेहाबाद के अंदर जिस तरह से सरकार की एसओपी जारी की गई है स्कूल खोलने के लिए, स्कूल खोले गए हैं, लेकिन अभी उतनी संख्या के अंदर स्कूल नहीं खुले हैं जिस प्रकार से ऑर्डर जारी किए गए थे। शहर के अंदर 2-3 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल खोल दिए हैं, कंसल्टेशन की जा रही है बच्चों की, बच्चे स्कूल भी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात यह है कि जो सुबह आज हमारी बच्चों से बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि बहुत सारे स्कूल संचालक ये कहते भी नजर आए हैं कि आप अपना पेंडिंग जो भी है लेके आएंगे तभी स्कूल्स में एंट्री मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। दूसरी बात यह है कि जो बच्चे रिमोट एरिया से आ रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि ट्रांसपोर्टेशन अभी पूरी तरह से ना तो गवर्नमेंट सेक्टर में शुरू हो पाया है, ना प्राइवेट स्कूल जो बस मुहैया करवा पा रहे हैं। ऐसे में उन बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है कि आखिर वो पढ़ने जाना चाहते हैं स्कूल में, मगर उनके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। यहाँ जो है फतेहाबाद के अंदर कुछ स्कूलों के अंदर जो है बच्चे पहुंचे हैं और अब जो एसओपी है उसकी पूरी पालना भी की जा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये देखिए यहाँ जो है पल्स ऑक्सीमीटर भी रखा गया है, थर्मल स्कैनिंग का भी संसाधन रखे गए हैं, सैनिटाइजेशन का भी है। जो बच्चे मास्क नहीं लेके आ रहे हैं उनको मास्क भी पहनाया जा रहा है। साथ में जो बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू भी लाइनों में लगाकर जो है उनकी पूरी चेकिंग करने के बाद ही जो है यहाँ स्कूल के अंदर प्रीमिसेस के अंदर आने दिया जा रहा है। जी अनामिका, चलिए अपडेट्स के लिए लौट कर आऊंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए किस तरह की व्यवस्था है और आगे जाकर इसमें कहीं कोई सेंध तो नहीं है। फिलहाल धन्यवाद। एक शिक्षाविद हमारे साथ सीधे जुड़े हैं, विकास यादव। विकास यादव जी, बहुत स्वागत है रेडियो न्यूज पर। अनामिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे को आपने ये अपॉर्चुनिटी दी और अपने विचार मेरे को अपने आपके चैनल के थ्रू यहाँ से रखने का मौका दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको सभी को। मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। आज पहली बार नहीं है, वक्त पर जब भी हम स्कूली बच्चों की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो आपके साथ जरूर रायशुमारी करते हैं। अनलॉक 1 हो गया है स्कूलों का, जिस तरह से और जिस तैयारी के साथ हुआ है वो काफी है? आपको तो सब पता है, या अगर आप कहें तो मैं ब्रीफ करूं? नहीं मैम, मुझे तैयारियों के बारे में मालूम है और मैं कोशिश करूंगा कि अपने विचार मैं आपके चैनल के थ्रू यहाँ से रखूं। तो एक चीज जो सबसे पहले, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शुरू करूं। मैं जरूर, बोलिए। हेलो, बोलिए विकास जी, बोलिए। हाँ,
तो मैम जहाँ तक स्कूल खोलने की बात हो रही है तो एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस जो मैं जानता हूँ और जो मैं सर्कुलर पढ़ पाया हूँ गवर्नमेंट का, उसमें ये है कि बच्चे आज के दिन अपने डाउट्स पूछने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स ने अपने स्कूल्स रेगुलर कर दिए हैं और उसमें बच्चे आने लग गए हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी गाइडलाइंस हमने आज के दिन बनाई है उन गाइडलाइंस को हम ठीक तरीके से स्कूल्स में फॉलो करा पाए, ये आज के टाइम पे बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के पॉजिटिव भी हूँ, क्योंकि इस महामारी का कुछ भी मालूम नहीं है कि कितने लंबे समय तक स्कूल बंद रहने वाले हैं। तो हमारे को एक डिसीजन तो लेना ही था कि स्कूल ओपन करें, लेकिन अगर हम वो प्रॉपर एहतियात नहीं बरत पाए तो हम शायद बहुत ज्यादा बच्चों के साथ, उनकी हेल्थ के साथ और उनकी जिंदगी के साथ खेल जाएंगे। मैं आपको एक रिपोर्ट के अनुसार बता देता हूँ मैं, जहाँ तक सैनिटाइजेशन की हम बात करते हैं, एक रिपोर्ट ये कहती है कि 40% स्कूल्स में साबुन से हाथ धोने और पानी की व्यवस्था नहीं है स्कूल में। और मैं रूरल अगर इंडिया की बात करूं, इंडिया में 9 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, उन 9 करोड़ बच्चों के अंदर से रूरल एरिया की अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करी जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में 3 बच्चों में से 2 बच्चों को, मतलब स्कूल्स में अगर बात करें तो 3 में से 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास स्कूल में सही तरीके से पानी और साबुन की व्यवस्था नहीं है। तो हम किन सुविधाओं की बात कर रहे हैं? मैं हर बार ये कहता आया हूँ कि गवर्नमेंट को जितनी भी गाइडलाइंस बनानी है वो हर स्कूल को देख करके बनानी है। आज जो A ग्रेड के स्कूल्स हैं मैम, उनके अंदर फैसिलिटीज हो सकता है बहुत अच्छी हो, या जिन स्कूल्स को आप देख रहे हैं उन स्कूल्स में सारी गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा हो, लेकिन बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और C ग्रेड के स्कूल्स हैं मैम जो अपना खर्चा प्रॉपर नहीं चला पाते हैं। क्या ये सभी गाइडलाइंस उन स्कूल में प्रॉपर तरीके से फॉलो हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी? मेरा सीधा सा सवाल ये है, क्या गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई है उनको ठीक तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए, ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करने के लिए क्या गवर्नमेंट के पास उस चीज के लिए प्रॉपर प्लान है, या वो फोन करके ये पूछ लेंगे हाँ जी प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है? मुझे लगता है इसका प्रॉपर निरीक्षण किया जाना चाहिए, और जब हम इस चीज को लेकर के सुनिश्चित हो जाए एकदम से कि हाँ इन चीजों को हम हर स्कूल में, हर एरिया के स्कूल में अच्छे तरीके से रन करा पाएंगे, तो ही हमें आगे डिसीजन लेना चाहिए। इसके लिए औचक निरीक्षण और ढेरों औचक निरीक्षण की जरूरत पड़ेगी। एक फोन कॉल से काम नहीं चलेगा, बल्कि जैसे एग्जाम के टाइम में फ्लाइंग आते रहते हैं वैसे यहाँ पर पहुंचना पड़ेगा। बिल्कुल सही पॉइंट्स आपने यहाँ पर उठाए हैं। और ग्रेड वाइज स्कूलों में अगर हम देखें A, B, C, आपने जिस तरह से कैटेगरी एक तरीके से बनाई है, सरकार के पास भी इस तरह का कैटेगराइजेशन होगा, वर्गीकरण होगा, लेकिन बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि साबुन, प्रॉपर साफ पानी की व्यवस्था ये कई स्कूलों में नहीं है। लेकिन क्या पता कि इस वक्त, हालांकि हमारे रिपोर्टर स्कूल दर स्कूल पहुंच रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था है वो हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन नई गाइडलाइंस के तहत इनको अगर ख्याल नहीं रखा गया तो फिर एक्शन होना चाहिए और तुरंत प्रभाव से एक्शन होना चाहिए। हम बच्चों की जिंदगी के साथ, टीचर्स की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ नहीं कर सकते। स्कूल खोला जाना जरूरी था, लेकिन एक रिस्क लेवल भी है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। बहरहाल 2 और मोटे मोटे पॉइंट्स पर मैं आपसे बात कर लूं। एक तो ये कि कुछ स्कूलों ने कह दिया है कि आप पूरी फीस लेकर आइए, मतलब क्वेरी क्लियर करने भी अगर आप जा रहे हैं, अगर अभिभावक भी पहुंच रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्था आप दे रहे हैं, कैसे सैनिटाइजेशन क्लासरूम आप दे रहे हैं, आपने सोशल डिस्टेंस का क्या यहाँ पर मानक तय किए हैं कि आप वाकई बेंचेस को दूर कर रहे हैं या एक बेंच पर कितने छात्र बिठा रहे हैं, तो वो पहले अपनी जेब को मोटी करें। जो भी लॉकडाउन का पीरियड रहा या अब अनलॉक 4 तक, क्योंकि स्कूल तो अनलॉक 4 में खुले हैं, तो अभी तक का वो पूरी की पूरी फीस लेकर जाएं, क्या यह पॉसिबल है? सैनिटाइजेशन और बेंचेस का डिस्टेंस ही बराबर नहीं है, इससे हमारा काम नहीं चलेगा। देखो, सबसे पहली चीज, अगर हम स्कूल को ठीक तरीके में ओपन करना चाहते हैं तो हमारे को अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेना आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं फीस के ऊपर भी बात करूंगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण सुविधाएं हम दे सकते हैं उनके ऊपर मैं पहले बता देता हूं। जब तक हम पेरेंट्स को और बच्चों को अपने कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाए, स्कूल सुविधाएं कहीं ना कहीं जरूर मैटर करती है मैम, और स्कूल्स को ओपन करने में सबसे बड़ी भूमिका अगर आज है तो वो स्कूल्स की है। जब तक स्कूल्स अपनी सुविधाओं के द्वारा ये नहीं दिखा पाएगा कि हाँ हम अच्छे तरीके से तैयार है ताकि आपके बच्चे को कल इन्फेक्शन ना हो जाए, तो ही पेरेंट कॉन्फिडेंस में आएगा, और जब पेरेंट कॉन्फिडेंस में आएगा तो अपने बच्चे को स्कूल में भेजेगा। दूसरा, आपने फीस की एक बहुत अच्छी बात उठाई है मैम। देखो, आज के टाइम पे हर पेरेंट की और हर किसी व्यक्ति की अपनी अलग अलग समस्याएं रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल को इस बात पर थोड़ा सा लीनियंट रहना चाहिए।
हम ना कि ये कह करके आप फीस लेके आओगे तो ही हम आपको स्कूल घुसने देंगे, अदरवाइज नहीं घुसने देंगे। इसका एक प्रॉपर एसओपी होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर स्कूल के पास होना चाहिए कि किसी बच्चे की आज तक अगर फीस जमा नहीं हुई है और उनके पेरेंट्स की अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स के कॉन्टेक्ट में आया हूं जो किसी होटल में काम करते थे, जो कोई गाड़ी चलाते थे और उनका बिजनेस बिल्कुल बंद हो गया और वो आज पैसा देने में सक्षम नहीं है। तो इस चीज की पहचान ना तो गवर्नमेंट को है, लेकिन स्कूल इस बात को अच्छे तरीके से जानता है कि उसके पेरेंट्स का लेवल क्या है, वो क्या काम करता था। अगर वो उसकी प्रॉब्लम को समझ करके उसको अलाउ कर देना चाहिए जिस पेरेंट्स की जेन्युइन प्रॉब्लम है। लेकिन जो एक पेरेंट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जिसकी सैलरी प्रॉपर आ रही है, तो उन पेरेंट्स को भी यहाँ तक ये समझना चाहिए, क्योंकि स्कूल के अपने अलग एक्सपेंसेस है, सैनिटाइजेशन उसको करना है, हर तरीके की सर्विसेज उसको दिलानी है और पेरेंट अपने हिसाब से स्कूल डिसाइड करता है, अपनी पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से स्कूल डिसाइड करता है, तो वो उसका डिसीजन है। बट मैं इतना कहूंगा कि टीचर्स के एक्सपेंस है, हर चीज का एक्सपेंस है, जो पेरेंट्स फी देने में समर्थ हैं उनको स्कूल की भी हेल्प करनी चाहिए और इसके साथ साथ स्कूल को भी उन पेरेंट्स को समझना चाहिए जिन पेरेंट्स बहुत ही बैलेंस्ड बात रखी आपने यहाँ पर विकास यादव। जैसे मैंने कहा कि मोटे मोटे दो बिंदुओं पर बात करूंगी। एक तो ये फी का स्ट्रक्चर था, दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था। हर एक बच्चे के घर के पास स्कूल नहीं है, आवागमन के लिए भी कहीं ना कहीं अभिभावक परेशान है, हर कोई रोज ड्रॉप और पिक करने के लिए अवेलेबल नहीं है। ऐसे में स्कूल को बसें मुहैया कराई जानी चाहिए, क्योंकि सभी जो स्कूल हैं वो इस वक्त बस मुहैया नहीं करा रहे और वहां पर किस तरह की देखभाल की जरूरत है सैनिटाइजेशन को लेकर या फिर मास्क को लेकर, उस पर भी बात होनी चाहिए। मैं इसके ऊपर मैं आपको बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी से आपको अवगत कराना चाहूंगा कि आज के टाइम पे स्कूल्स में, मैं बायस होके बात नहीं करना चाहता, मैं आपके चैनल के थ्रू वो दिखाना चाहता हूँ जो आज के टाइम पे ग्राउंड रियलिटी है। बढ़िया। गांव के स्कूल्स में अगर आप देखेंगे तो मैम ट्रांसपोर्ट जो फी है वो 500 रुपए से ज्यादा, मतलब बहुत कम स्कूल्स में है। जो एक ग्रेड के स्कूल है मैं उनकी बात नहीं करता, मैं गांव के स्कूल की बात कर रहा हूँ। अब 500 रुपए की अगर हम बात करें और एक बस में अगर 50 बच्चे बैठते हैं तो 25,000 रुपए एक बस का ट्रांसपोर्ट मिलता है। अगर प्राइवेट स्कूल की भावनाओं को समझे और सोचे, मैम 25,000 रुपए में वो स्कूल उस बस की इंस्टॉलमेंट नहीं निकाल पाता है, डीजल का खर्चा अलग से है। वहां पर आप देखेंगे तो डीजल को छोड़ दे तो ड्राइवर की सैलरी, कंडक्टर की सैलरी और सैनिटाइजेशन सब अलग से है। अब चूंकि उसमें 50 बच्चे तो बैठ के नहीं आएंगे, अब बस लंबी चलेगी तो मैम उसके खर्चे बढ़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम पे जो प्राइवेट स्कूल सबसे ज्यादा दुखी है वो यहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसी से है। गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए मैम, क्योंकि सभी बसेस की जो लाइफ है वो 10 ईयर्स है, 1 साल से बस स्कूल में खड़ी है, तो गवर्नमेंट को बसेस की लाइफ को एक्सटेंड करने का डिसीजन लेना चाहिए। बसों की पासिंग फीस, जीपीएस, सीसीटीवी कैमरा, जितने भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस है, उनको वेव ऑफ गवर्नमेंट ने कराना चाहिए। जब तक गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन दोनों मिलकर के काम नहीं करेंगे, मैम देखो जायज और स्वाभाविक सी बात है, जब तक प्राइवेट स्कूल के खर्चे पूरे नहीं होंगे वो अपनी पॉकेट से सर्विसेज नहीं दे पाएगा। तो ये समस्या गवर्नमेंट के साथ भी आई है और प्राइवेट के साथ भी आई है, तो इसमें दोनों को मिलकर के काम करना चाहिए और पेरेंट्स को इस बात को समझना चाहिए कि अगर उनके बच्चे को कहीं थोड़ा बहुत दूर भेजना पड़े तो वो भी उस बच्चे को कहीं थोड़ा सा चलना अगर बच्चे को पड़े 200 मीटर 500 मीटर, तो इसमें उनका कोऑपरेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि थोड़े से बच्चों के ऊपर स्कूल पूरा ट्रांसपोर्ट नहीं चला सकता है। ये ग्राउंड रियलिटी है। अदरवाइज हम ऊपर से कुछ भी बात यहाँ पर कर सकते हैं कि देना चाहिए नहीं देना चाहिए, हर किसी के अपने सवाल हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट को बिल्कुल आगे आना चाहिए। बसेस का जो इंश्योरेंस है, जब बस चली नहीं और इंश्योरेंस स्कूल पे कर रहा है और बहुत मोटा इंश्योरेंस पे कर रहा है, रोड टैक्स पे कर रहा है, तो इसमें स्कूल्स को रिबेट मिलनी चाहिए ताकि स्कूल भी सर्विसेज दे पाएगा, जिससे हमारे पेरेंट्स को फायदा मिलेगा। पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे स्कूल में आ पाएंगे। बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छे सुझाव आपने यहाँ पर दिए हैं जिनका ख्याल रखा जाना चाहिए हर तौर पर, अभिभावकों की तरफ से भी कि अगर फीस दे सके तो जरूर दें, स्कूल की तरफ से भी कि जो फी नहीं दे सकते हैं अगर केवल ट्यूशन फी लेकर आप उनको छोड़ सकते हैं, चूंकि आपने टीचर्स को भी पैसे देने ही हैं, बाकी के खर्चे भी हैं, तो आपको वहां पर रियायत देनी चाहिए। दूसरा, स्कूल बसों को लेकर आपने काफी विस्तृत बात की, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, हमें वक्त देने के लिए विकास यादव। आगे भी वक्त वक्त पर आपके साथ जुड़ते रहेंगे। स्कूल अनलॉक 1 में फिलहाल यहीं रुकेंगे।